हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 9 जुलाई 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि पहला न्यूज़ है कि दोस्तों कि चिंताजनक है कि अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि और बड़े हमले करेंगे। ईरान बोला हम जवाब देंगे। कि दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच फिर लड़ाई, फिर युद्ध चालू हो गया। दोस्तों फिर युद्ध आरंभ हो गया है। युद्ध विराम समाप्त। ट्रंप अमेरिका ने देर रात ईरान के ठिकानों पर बमबारी बरसाई। आए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा से संबंधित है कि मुख्य सुर्खियां विवरण क्या है कि युद्ध विराम समाप्त, ट्रंप सीज फायरिंग इंडेड ट्रंप। मुख्य हेडलाइंस कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे अंतिम युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह खत्म घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना अब केवल समय की बर्बादी है। अमेरिका ने देर रात ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए और घोषणा के तुरंत बाद अमेरिका सेना सेंटकॉम ने हमुज जलमरू मध्य स्टेट ऑफ हमुज में व्यावसायिक जहाज़ों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की और हमुज जलमार्ग में दखल स्वीकार नहीं। ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि वह हमुज जलमार्ग पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा और अमेरिकी हमलों का डटकर सामना बेखौफ जवाब देगा और तेहरान किसी भी हालत में नहीं झुकेगा। गाली बाप तेहरान विल नॉट बी बिलो डाउन। कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालीबाफ ने बयान जारी कर अमेरिकी दबाव के सामने न झुकने का संकल्प दोहराया है। वैश्विक और आर्थिक प्रभाव। इससे बड़ी सैन्य हलचल और युद्ध विराम टूटने के बाद वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है और कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स के वैश्विक बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये जनसत्ता से संपादकीय न्यूज़ लिया गया है दोस्तों कि क्या है कि ये इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं दोस्तों। GS3 से इस टॉपिक से जोड़ सकते हो कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ता विस्थापन। जलवायु परिवर्तन अब मनुष्य की आवास, आजीविका और अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। ऐसे में जलवायु नीतियों का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित भविष्य पर केंद्रित होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस बारे में डिटेल से एनालिसिस। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे विस्थापन, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट और इससे उत्पन्न मानवीय संकट पर आधारित है कि संकट का मुख्य संदेश अस्तित्व खतरा। जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आवास, आजीविका और अस्तित्व के लिए भी सीधा खतरा बन चुका है। नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। लेख का मानना है कि वर्तमान जलवायु नीतियों का मुख्य उद्देश्यों और लोगों के सुरक्षित भविष्य और उनके पुनर्वास पर केंद्रित होना चाहिए। विस्थापन के प्रमुख आंतरिक विस्थापन लेख के अनुसार वर्ष 2015 में और 2024 के बीच दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 28.23 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं और हालिया प्रभाव अकेले में वर्ष 2024 में ही बाढ़ या चक्रवात या सूखा, अन्य मौसमी आपदाओं के चलते 54 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। विस्थापन के प्रभाव और चुनौतियां। बहुआयामी नुकसान। जब कोई परिवार अपना घर छोड़ता है तो वह केवल एक मकान नहीं खोता, बल्कि अपनी अस्मिताएं और सामाजिक संबंध, संस्कृति, पहचान, भविष्य का भरोसा भी खो देता है। कि आइए पढ़ते हैं कि कानूनी अधिकारों का अभाव। कि क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु शरणार्थियों और क्लाइमेट रेफ्यूजी के संरक्षण, उनके अधिकारों के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है। कि योजना में दूरी विस्थापन होने वाले गरीब आदिवासियों और भूमिहीन समुदाय अक्सर सरकारी पुनर्वास योजना और मुख्य धारा से बाहर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं होते हैं। कि भारत के संदर्भ में स्थिति असुरक्षित क्षेत्र। भारत समेत दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां मौसमी बदलाव के कारण लोग अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कि भौगोलिक प्रभाव। सुंदरवन जैसे तटीय क्षेत्रों में समुद्र का बढ़ता जलस्तर, चक्रवात और कटाव लोगों को बार-बार विस्थापन के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसके अलावा असम में बाढ़ और उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और तथा भूस्खलन से लोग पलायन कर रहे हैं। कि पलायन बनाम प्रतिरोध। आय प्रति भी जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। दुनिया मेरे आगे। आय प्रति न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस की मुख्य बातें कि पलायन बनाम प्रतिरोध। इसे अमित कुमार द्वारा लिखा गया दुनिया मेरे आगे के। आय पढ़ते हैं मुख्य बातें कि देश में स्थिति भिन्न है क्योंकि यहाँ निजी समाधान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यह परिस्थिति एक प्रकार मौन या सहमति को जन्म देती है जिसमें नागरिक अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं और राज्य पर सुधार का दबाव सीमित हो जाते हैं। कि मुख्य बिंदु एवं विचार क्या कि सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की गुणवत्ता, उनके प्रति नागरिकों के बदलते व्यवहार पर आधारित लेख में एल्बर्ट ओ हर्ट्जमैन के प्रसिद्ध सिद्धांत एग्जिट वॉइड एम्प्लॉयटी के संदर्भ में पलायन एग्जिट। जब सरकारी व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं जैसे सरकारी स्कूल या अस्पताल खराब होते हैं तो सक्षम नागरिक आवाज उठाने के प्रतिरोध के बजाय वहां से पलायन कर जाते हैं और निजी विकल्प और प्राइवेट स्कूल या अस्पतालों को चुन लेते हैं। प्रतिरोध या वॉइस व्यवस्था को सुधारने के लिए आवाज उठाने या संघर्ष करना। लेख के अनुसार चूंकि भारत में निजी समाधान आसानी से मिल जाते हैं इसलिए लोग प्रतिरोध करने के बजाय पलायन का रास्ता चुनते हैं। प्रभाव। इससे परिणाम स्वरूप सरकारी व्यवस्था पर सुधार का दबाव खत्म हो जाता है और सार्वजनिक सेवाएं लगातार बदहाल होती जाती हैं। अमीर वर्ग व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं जबकि गरीब वर्ग उसी दलदल व्यवस्था में रहने की मजबूर रहता है। कि लेखक का निष्कर्ष है कि लेखक का मानना है कि वास्तविक नागरिक प्रगति और सामाजिक बदलाव तभी संभव है जब नागरिक व्यक्तिगत समाधान खोजने के बजाय सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाएं। आफत की बारिश। आई पढ़ते के बारे में ये भी जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। कि आफत की बारिश जो भारत में मानसून के दौरान भारी बारिश होने वाली तबाही और समस्या पर केंद्रित है। कि ये दोस्तों की एग्रीकल्चर से लिया गया है कि GS3 इस टॉपिक जो सकारात्मक पहलू बनाम आपदा।
मानसून खेती पेयजल बिजली के लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन जब भारी बारिश होती है तो जनजीवन पूरी तरह ठप हो जाता है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में समस्या, मैदानी इलाकों में जल भराव या वाटर लॉगिंग से यातायात प्रभावित होती है। वही पहाड़ों क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने से और मानव निर्मित कारण आपदा के लिए केवल प्रकृति नहीं बल्कि खराब बुनियादी ढांचा, अनियमित शहरीकरण, जल निकासी और ड्रेनेज की खराब व्यवस्था और अवैज्ञानिक खनन की वनों की कटाई जैसे इंसानी गलतियों के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और प्रभावित क्षेत्र हाल ही में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक भूस्खलन और जल भराव शुरू हो गया है। और केरल के वायनाड में भूस्खलन में मौत हुई और मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी भारी बारिश बेहाल है। प्रशासन की लापरवाही, सरकारी कागज पर तो नालियों की सफाई के अभियान चलाती हैं, लेकिन जमीन पर भी सही काम नहीं होता है। आपदा आने के बाद राहत कार्य शुरू किए जाते हैं, जबकि यही सतर्कता और बारिश से पहले दिखाई जाए तो नुकसान बहुत कम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का हस्त आई पढ़ते न्यूज के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय या ICC से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय का हस्त या फेट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मुख्य विषय संदर्भ ईरान का मामला। यह लेख मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा ईरान से जुड़े एक मामले में दिए गए अंतरिम निर्देशों या अंतरिम ऑर्डर्स और उनके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर केंद्रित है। ऐतिहासिक संदर्भ, यह लेख में संदर्भ वर्ष 2051 में एंग्लो ईरानी तेल विवाद, एंग्लो ईरानियन तेल डिस्प्यूट की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। उस समय ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक ने यह ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन इस मामले में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC से लेकर गया था और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। लेख में चर्चा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामले में अंतर्राष्ट्रीय निर्देश तो दिए हैं, लेकिन ईरान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ईरान का तर्क था कि उसका आंतरिक संप्रभुता मानना है कि न्यायालय को इस पर सुनवाई का कोई कानूनी अधिकार या जुरिस्डिक्शन नहीं है। और आखिरकार 1952 में न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि उसके पास इस मामले में फैसला सुनाने का क्षेत्र नहीं है। लेख के मुख्य बिंदु हैं कि निर्णय की अवहेलना। लेख की शुरुआती पंक्तियों में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ईरान के मामले में जो अंतरिम निर्देश दिए थे उन्हें ईरान की सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। कि स्पष्टीकरण का मुद्दा, इसमें ईरान सरकार द्वारा तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण की नीति और विशेषकर ब्रिटिश कंपनियों के विशेषाधिकार को समाप्त करने के ऐतिहासिक कदम उल्लेख है। कि संप्रभुता की रक्षा, लेख के अनुसार ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दृढ़ता से यह रुख अपनाया कि तेल कंपनियों का मामला पूरी तरह से उसका घरेलू मामला है, जिसमें किसी भी बाहरी कानूनी व्यवस्था का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं संपादकीय इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि मजबूत और संप्रभु राष्ट्र अक्सर अपनी मर्जी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों के स्वीकार नहीं करते, जिसमें वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय की प्रभावशीलता और उसके अस्तित्व हस्त का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अमरनाथ की ओहो हवा पर भारी पड़ती है यह यात्रा। आई के बारे में ये द हिंदू से लिया गया दोस्तों, संपादकीय न्यूज है कि अमरनाथ की ओहो हवा पर भारी पड़ती है यात्रा। आई पढ़ते मुख्य समस्या हिम शिवलिंग की तेज से पिघलना। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है और यात्रा शुरू होने के मात्र 5 से 6 दिन के भीतर पवित्र हिम शिवलिंग लगभग 90% पिघल गया है। शुरुआती 5 दिनों में श्रद्धालुओं की दर्शनार्थियों की संख्या 1,13,800 के पार पहुंच चुके हैं। और पिघलने के प्रमुख कारण तापमान में भारी वृद्धि। इसी साल कश्मीरी घाट में गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और मई जून के महीने में अत्यधिक तेज धूप और गर्म हवाएं चली है और मानवीय हस्तक्षेप और फुटबॉल। अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के भीतर हजारों श्रद्धालु की भारी मजबूरी और सांसों की गर्मी को उनके शरीर से निकलने वाले तापमान के कारण गुफा के भीतर सूक्ष्म वातावरण माइक्रो क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है और जलवायु संकट क्लाइमेट के अनुसार इतने कम समय में शिवलिंग का अदृश्य होना सीधे तौर पर हिमालयी क्षेत्र में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव को दिखाता है। हमें पता है कि अगला न्यूज़ है कि मानवीय गुणों से AI का रखे तालमेल। आई पढ़ते साइंटेक्स से लिए गए ये न्यूज़ है दोस्तों कि आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में डिटेल से नजदीक कि मुख्य कि मानवीय गुणों से AI का रखे तालमेल। लेकिन इस बात पर केंद्रित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से दौड़ते इंसानों के अपने करियर के आगे रहने वाले कौन से मानवीय कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। ये मुख्य विषय चुनौतियां कार्य अवसरों का बदलता स्वरूप रिपोर्ट में लिखने के कोड तैयार करने और डेटा विश्लेषण या काम और मशीनों से तेजी से कर रहे हैं। इंसानों की सबसे बड़ी ताकत, तकनीकी इस युग में इंसानों की सबसे बड़ी ताकत उनके मानवीय गुण या ह्यूमन स्किल है और जो AI के लिए अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि 85% सफलता आधार या स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और मार्के नेगी के मेलन या फाउंडेशन के अनुसार कार्यस्थल पर 85% सफलता का मजबूत सॉफ्ट स्किल्स जैसे संवाद या टीम वर्क नेतृत्व के कारण मिलती है, जबकि केवल 15% सफलता तकनीकी कौशल हार्ड स्किल से आती है। AI के दौर में आगे रहने की आदत है कि सच्चा और गहरा संवाद कि मशीनों से अलग इंसानों के साथ वास्तविक जुड़ावधारी बातचीत करना, सक्रिय श्रम या एक्टिव लास्टिंग, दूसरों की बातों पर ध्यान से सुनना समझना और गहरी सोच या समझ के केवल जानकारी जुटाने के बजाय उसके पीछे के कारणों को समझना और सहानुभूति से बेहतर कि दूसरों की भावना को समझना इनके दृष्टिकोण के समान है कि भावात्मक जुड़ाव टीम और सहयोगी के साथ एक मजबूत मानवीय की संबंध बनाया है। जो कि दिग्गजों का मानना है कि यही कभी भी इंसानों की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता क्योंकि मशीनों में चेतना, सहानुभूति और आत्मजागरूकता जैसे मानवीय गुण नहीं होते हैं। भविष्य की सफलता के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानवीय कौशलों को बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। EPFO के अंतिम दावे पर ब्याज गणना का तरीका बदला। अंशधारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और राहत PF दावे पर आखिरी दिन तक का ब्याज दिया जाएगा। आई में डिटेल्स एनालिसिस कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा हाल ही में देश के करोड़ों को नौकरी पेशा या कर्मचारियों के हित में किए गए ऐतिहासिक नियमों के बदलाव की जानकारी देता है। प्रमुख रूप से केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने पुराना या 1952 का ढांचा बदलकर EPF योजना 2026 लागू की गई, जिसमें दावा और ब्याज के निपटने को लेकर बड़े वित्तीय सुधार किए गए हैं। EPFO द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव कि आखिरी दिन तक का पूरा ब्याज मिलेगा
मूर्ख शीर्षक कि पहले के नियमों के तहत यदि कोई सदस्य महीने के बीच में अपना पीएफ दावा या फाइनल से सेटलमेंट करता है तो उसे केवल पिछले महीनों के आखिरी दिन तक का ब्याज मिलता था। नए नियमों के तहत दावा या क्लेम करने वाले दिनों तक का पूरा ब्याज जोड़कर दिया जाएगा और जिससे अंशधारकों को सीधे तौर पर वित्तीय लाभ होगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष का ब्याज भी 15 जुलाई का खातों में पूरी तरह अपडेट कर दिया जाएगा। ये 4 बदलाव लागू हुए हैं। सिस्टम पहले ही बता देगा कि पूरी ऑनलाइन क्लेम या फॉर्म भरते समय कंप्यूटर स्क्रीनिंग पर पहले साफ तौर पर दिख जाएगा कि आपको कितनी क्लेम राशि मिलने वाली है कि 5 लाख तक किताबें स्वतः मंजूरी ऑटो सेटलमेंट बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप या दफ्तर के चक्कर काटे या 5 लाख तक का एडवांस या क्लेम डिजिटल रूप से केवल 3 दिनों के भीतर ऑटो मोड पर सीधे बैंक खाते में या सेटल हो जाएगा। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी और नौकरी बदलने पर ऑटो ट्रांसफर जब कोई कर्मचारी या कंपनी बदलता है तो उसका पूरा पीएफ या बैलेंस नए खाते में पूरी तरह ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए पिछले नियोक्ता या एम्प्लॉयर की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी भी पीएफ या कार्यालय में निपटान अब केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस या साइट 2.0 प्रणाली के जरिए दावों की किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से प्रोसेस किया जा सकेगा जिससे स्थानीय स्तर पर फाइलिंग या अटकने की समस्या खत्म हो जाएगी। जब मेसोपोटामिया में हुई कर्ज माफी हाइपरटेस के बारे में कि प्राचीन मेसोपोटामिया या मिस्र इजिप्ट में ऋण माफी या कर्ज माफी ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बात करता है। लेख अभिषेक मिश्र के अनुसार आर्थिक संतुलन बनाए रखने और सामाजिक अशांति को रोकने के लिए आज के लगभग 3000 से 1000 ईसा पूर्व BCE के बीच वहाँ शासक समय पर यह कर्ज माफ करते थे। मुख्य बिंदु कि हम्मुराबी का उदाहरण मेसोपोटामिया में 1792 से 1750 ईसा पूर्व तक शासन करने वाला राजा हम्मुराबी ने अपने 42 साल के शासनकाल में कम से कम 4 बार कर्ज माफ किए थे। उसके तहत किसानों और आम लोगों के सरकारी व संस्थागत ऋणों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता था और कर्ज माफी की बजाय उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी और फसल खराब होने या बाढ़ सूखे ऐसे दिन किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे और कर्ज न चुका पाने पर उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था या बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था। इस संकट को दूर करने के लिए राजा कर्ज माफी की घोषणा करते थे और सख्ती से पालन। मेसोपोटामिया में कर्ज माफी के बाद यदि कोई अधिकारी या साहूकार किसी किसान की संपत्ति पर जबरन कब्जा करता तो उसे संपत्ति वापस करने का आदेश दिया जाता था और ऐसा न करने पर मृत्युदंड तक की प्रावधान था। इजिप्ट या मिस्र में परंपरा रोसेटा या स्टोन के अभिलेखों से पता चलता है कि 196 ईसा पूर्व में मिस्र के शासक या टोलेमी भी ने जनता के सभी बकाया टैक्स और ऋण माफ कर दिए थे और शासक के ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि किसान आर्थिक तंगी के कारण अपनी स्वतंत्रता या खोकर विद्रोही न बन जाए। कि सामाजिक जरूरत या आज के समय में भले ही कर्ज माफी को वित्तीय नियमों या अनुशासन के खिलाफ माना जाता है लेकिन इतिहास गवाह है कि असाधारण परिस्थिति में कर्ज माफी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक जरूरत भी बन जाती थी। कि IMF ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 0.1% घटाया। हाइपरटेस के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जुलाई 2026 में अपडेट में भारतीय आर्थिक विकास दर के अनुमानों में किए गए संशोधनों के बारे में है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के अनुमान में कटौती। IMF के चालू वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में भारत की GDP के वृद्धि दर के अनुमान को 0.1% की 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.4 कर दिया है और पिछला अनुमान अप्रैल 2026 में IMF इसके लिए 6.5% रहने का अनुमान लगाया था और आगामी वित्तीय वर्ष 2027 से 28 के अनुमान में बढ़ोतरी। आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है और जो अप्रैल में 6.5% था। संशोधन के मुख्य कारण ऊर्जा संकट या कच्चे तेल की कीमतें पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट के संघर्ष के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारत के ईंधन दामों पर असर पड़ा है और जिसे 2026-27 के विकास दर मामूली दबाव आया है कि घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र। IMF की आर्थिक अध्ययन प्रभाग के प्रमुख डेनिस इगन के अनुसार भारत में मजबूत निजी खपत, प्राइवेट कंजम्पशन और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की सक्रियता इसी आर्थिक वृद्धि दर की लगातार सलाह दे रही है। वैश्विक स्थिति में भारत का था। इस मामूली कटौती के बावजूद IMF के स्पष्ट किया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था या फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। कि द हिंदू से संपादकीय न्यूज ये लिया गया दोस्तों एडिटोरियल से मुंबई मानसून साड़ी कि ये अर्बनाइजेशन से लिया गया दोस्तों कि शहरीकरण से कि इस टॉपिक को जोड़ सकते हो कि दोस्तों कि मुंबई और मानसून साड़ी बुनियादी ढांचे चुनौतियां। हाइपरटेस मुंबई मानसून के दौरान जल भराव, वाटर लॉगिंग और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट पर केंद्रित है। मुख्य मुद्दा मुंबई की शहरीकरण अर्बनाइजेशन की गति वहाँ बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की तुलना में बहुत तेज है। कि चिंताएं भाई बारिश के कारण शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है जिससे लोकल ट्रेनें और आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। सुझाव जलवायु परिवर्तन के कारण अब क्लाउड डस्टर या बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़े उसके लिए शहर के पुराने या नालों की क्षमता बढ़ाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष दोनों पक्षों के लिए नुकसान, दोनों देश के लिए बुरा। कि लंबे समय से चले रूस यूक्रेन युद्ध या वैश्विक क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव की समीक्षा कि मुख्य मुद्दा संपादकीय के अनुसार युद्ध दोनों देशों की अर्थव्यवस्था या मानव संसाधनों को नष्ट कर रहा है। कि राजनीतिक दृष्टिकोण रूस या यूक्रेन दोनों की बातचीत की मेज पर आना चाहिए। युद्ध समाप्त करने के लिए एक दूसरे को कुछ रियायतें या कंसेशन देनी चाहिए और भारत की शांति और कूटनीति डिप्लोमेसी ही संकेत एकमात्र साधन है। भारत हमेशा बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने के पक्षधर है। कि भारत की जल सुरक्षा, गवर्नेंस, वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया देश के विभिन्न हिस्सों के सूखे और बाढ़ की दोहरी स्थिति पर नीति का चर्चा की गई है और मुख्य मुद्दा और भारत का जल संकट सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि कि खराब जल प्रबंधन या वाटर गवर्नेंस का है। समाधान जल प्रणाली को क्लाइमेट या पूर्व बनाना या ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूर्णचक्रण करना और स्मार्ट वाटर मीटिंग और स्मार्ट वाटर मीटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की जरूरत है।
कि महत्वपूर्ण शब्दावली दिया कि यूपीएससी बैंकिंग के लिए दोस्तों अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, सवीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जनसंख्या पलायन, ये अर्बनाइजेशन ही हैं कि कंसेशन रियायतें अपनी समझौते के लिए किसी मांग को छोड़ने या ढील देना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे, सड़कों, ड्रेनेज और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इसको जो यूपीएससी बैंकिंग के लिए अर्बनाइजेशन से आपको पूछा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पलायन। आपको पूछा गया कि कंसेशन से क्या मतलब है, ये बैंकिंग क्षेत्र की रियायतें से क्या कि आपसी समझौते के लिए किसी मांग को ये छोड़ना या ढील, या आपसी समझौते से, या इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है, सड़कों या ड्रेनेज या परिवहन जैसी मूलभूत सुविधा, इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि आप पता है कि द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी संपादकीय न्यूज़ है, की मुख्य बातें पढ़ते हैं कि दोस्तों इसके बारे में कि भारत में नगद हस्तांतरण, कैश ट्रांसफर इन इंडिया, सुरक्षा जाल बनाम निवेश का समझौता। यह लेख में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लोक लुभ भावना या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी और मुक्त योजना जैसे मुक्त बिजली के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करता है कि सुरक्षा कवच और नगद हस्तांतरण जैसी योजनाएं समाज के सबसे गरीब तबके के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचा या सेफ्टी नेट प्रदान करती है। कि आरबीआई की चिंताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चेतावनी दी है कि लोक लुभ भावना योजनाएं पर अत्यधिक खर्च से राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। पूंजीगत व्यय में कमी, लोक लुभ भावना वादों के कारण सरकारों के पास बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे दीर्घकालिक निवेश वाली क्षेत्रों के लिए बजट कम पड़ रहा है। और संतुलन की आवश्यकता, संपादकीय के अनुसार तत्कालिक या कल्याणकारी योजना और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी निवेश के बीच एक सही संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। कि ये कर कानून या समलैंगिक अधिकारों का टकराव या टैक्स लॉ वर्सेस सेम सेक्स राइट्स। कि आई पढ़ते हैं कि संपादकीय कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे हैं एक दिलचस्प मामले पर आधारित है। यह टैक्स नियमों की व्याख्या को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि एक समलैंगिक जोड़े या सेम सेक्स कपल द्वारा एक दूसरे से उपहार में दिए गए सोने के कंगन पर टैक्स लगाने को लेकर कर विभाग या जोड़े के बीच कानूनी संघर्ष चल रहा है। कि कानूनी पेंच, मौजूदा भारतीयों कर कानून के तहत पति पत्नी या पारंपरिक रिश्तेदारों के बीच मिलने वाले उपहारों पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन समलैंगिक विवाह को पूर्ण कानूनी मान्यता न होने के कारण इन्हें इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। संपादकीय नजारा कानून को बदलते सामाजिक ढांचे और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी होने की आवश्यकता है। कि अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय अदर की इशू, चिकित्सकों की सुरक्षा। कि महाराष्ट्र में एक डॉक्टर पर हुए हमले के बाद राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संपादकीय में चिकित्सा कर्मियों के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की वकालत की गई है। और अप्रवासन पर वैश्विक दृष्टिकोण, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर और लक्सन ने इंटरव्यू के हवाले से यह रेखांकित किया गया है कि जहां पूरी दुनिया में प्रवासियों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ रहा है, वही कि न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों को गहरा सम्मान और सामाजिक स्वीकृति हासिल है। 9 जुलाई 2026 के द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञान या प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक की मुख्य खबर है कि अमेरिका की एआई पाबंदी से ओपन सोर्स को मिला बढ़ावा। कि अमेरिकी सरकार द्वारा एंथ्रोपिक या ओपन एआई जैसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम पर सख्त पाबंदी लगाने के फैसले ने पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है। असर, इस पाबंदी की वजह से दुनिया भर में ओपन या सोर्स एआई मॉडल, विशेषकर चीनी ओपन सोर्स मॉडल की मांग और लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। महामारी या संधि या पेंडेमिक ट्रीटी के लिए वैश्विक प्रयास तेज। द हिंदू के पेज में छिपी रिपोर्ट के अनुसार इबोला के गंभीर झटकों के बाद दुनिया भर के देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तहत एक नई वैश्विक महामारी संधि को अंतिम रूप देने की कोशिशों में जुट गए हैं। कि इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपदा से निपटने के बेहतर तालमेल बनाना है। कि DRDO या इसरो की हालिया सफल परीक्षण या रॉकेट की क्षमता के विकास संगठन DRDO या पिनाका या लॉन्ग रेंज गाइडलाइन या रॉकेट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडलाइन की सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने गगनयान या मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए या मुख्य पैराशूट का एयर ड्रॉप टेस्ट या इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट की एंड्रॉइड ड्रॉप ये सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही LVM-3M7 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का यह हॉट टेस्ट भी पास हो गया है। कि पर्यावरण अन्य विज्ञान अपडेट, मिजोरम में भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। पर्यावरण मंत्रालय ने मिजोरम यूनिवर्सिटी ने नेचुरल हिस्ट्री हिमोजियम के देश का 21वां आधारित जैव विविधता भंडार या डिसाइनेटेड या रिपोजिटरी घोषित किया गया, जो इस क्षेत्र की स्थानिक या प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज के संरक्षण में मदद करेगा। 9 जुलाई 2026 द हिंदू एक्सप्रेस के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। कि स्वास्थ्य एवं विज्ञान, भारत में कैंसर का बढ़ता खतरा, WHO के मुख्य जानकारी के इंडियन एक्सप्रेस या हेल्थ पर प्रकाशित WHO की ग्लोबल स्टेट या रिपोर्ट या ऑनर कैंसर 2026 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार हर 10 में से एक भारतीय को 75 वर्ष की आयु में पहले ही कैंसर होने का खतरा है। कि आंकड़े बढ़ते रिपोर्ट के अनुसार लगाया कि बदलती जीवन शैली या बुजुर्ग आदिवासी के कारण भारत में सालाना नए कैंसर का मामले 2050 तक बढ़कर 28 लाख या 2.8 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। एशिया इस बीमारी का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक अपडेट कि एंथ्रोपोमेट्रिक या अपने एजेंट या को-वर्क के विस्तार या मोबाइल को वेब देशों या प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए कि डिवाइस एक साथ काम करेगा और
मुझ इमेज एआई मेटा अपना नया इमेज जनरेट या मूव पेश करेगा, लेकिन इसके लॉन्च के साथ ही उपयोगकर्ता द्वारा डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई गई है। डार्क पैटर्न पर चिंता या इंडियन एक्सप्रेस या टेक्नोलॉजी सेक्शन के अनुसार एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत की 95% पब्लिक कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्राहकों को भ्रमित करने वाले डार्क पैटर्न्स का उपयोग कर रही हैं, जिसके बाद से भी इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस नासा का रोबोटिक्स टेलीस्कोप हैबिटेट या वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन नासा अपने अगले एलियन हंटिंग या सुपर टेलीस्कोप पर काम कर रहा है और अंतरिक्ष में इस दूरबीन का मरम्मत रखरखाव का काम पूरी तरह से रोबोटिक्स या प्रणाली रोबोट्स द्वारा किया जाएगा और जिससे इंसानी मशीनों पर निर्भरता कम होगी। और यूपीएससी विशेष विज्ञान प्रश्नों पर एक है कि अल्जाइमर या नेविगेशन इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एसेंशियल में प्रकाशित एक लगातार रास्ता खोजने की नेविगेशन या टैक्सी या एम्बुलेंस चालक से जुड़ा काम करने वाले अल्जाइमर की बीमारी का खतरा कम देखा गया। इसका कारण है कि दिमाग में हिप्पोकैम्पस या हिप्पोकैम्प के हिस्से का सक्रिय रहना जो याददाश्त और दिशा को संभालता है और रक्षा या पर्यावरण डिफेंस टेक या इन्वायरमेंट ड्रोन ने युद्ध के पर्यावरण लागत हाल ही में खोजी गई एक दिलचस्प घटना एक पक्षी के घोंसले में फाइबर ऑप्टिक्स या केबल फाइबर या ऑप्टिक्स केबल के अवशेषण पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक ड्रोन युद्ध या सैन्य तकनीकों के कारण पर्यावरण और वन्य जीवों पर हैं कचरे पर प्रभाव को दर्शाता है। द हिंदू से इकोनॉमिक्स से लिया गया दोस्तों कि आइए पढ़ते हैं कि भारतीय तेल आयात और वैश्विक व्यापार रणनीति कि रूसी तेल का दबदबा द हिंदू के विशेष में प्रीमियम कीमतों को बिना किसी छूट के जारी रहने के बावजूद 2026 में भारतीय कच्चे तेल के आयात में रूसी की हिस्सेदारी 40% अधिक बनी हुई है और कुल तेल आयात भारतीय कुल तेल आयात में 2026 में 218.2 लाख टन दर्ज किया गया और विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अप्रैल और मई 2026 में ईरान और वेनेजुएला से भी तेल का आयात दोबारा शुरू कर दिया गया है और भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी व्यापारिक समझौता 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीओ फोरम के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर बड़ी चर्चा हुई है और ईसीटीए का द्विपक्षीय व्यापार समझौते ईसीटीए के लागू होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्यात एक्सपोर्ट दोगुना हो चुका है। व्यापक आर्थिक सहयोग सीईसीए दोनों देश अब एक पूर्ण या व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिसे वैश्विक सप्लाई चेन और व्यवधान और ऊर्जा संकट के इस दौरे में दोनों देशों के निवेश को कई नई गति मिलेगी और वैश्विक मंच पर भारत की जीडीपी की वृद्धि दर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत चालू वर्ष में 7% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और भविष्य का अनुमान अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% से 6.6% के बीच रहने का अनुमान लगाया है जिसे मुख्य रूप से घरेलू निजी उपयोग और मजबूत सर्विसेज सेक्टर से सपोर्ट मिल रहा है। कि 9 जुलाई 2026 की वित्तीय समाचार की भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी और बिजनेस जगत की मुख्य सुर्खियां हैं कि शेयर बाजार में सुधार स्टॉक मार्केट अपडेट की कल की भारी गिरावट लगभग 1700 अंकों का गिरावट है। भारतीय शेयरों की रिकवरी के साथ खुलेगा सेंसेक्स की निफ्टी शुरुआती कारोबार की भी अपनी सेंसेक्स की लगभग 394 अंक बढ़कर 76,898 पर और एनएफई निफ्टी 115 अंक तक बढ़ के साथ 23,997 पर कारोबार खत्म हुआ। कि टीसीएस के नतीजे आईटी सेक्टर में दिग्गज कंपनी टीसीएस अपने तिमाही क्वार्टर फाइनेंशियल 2026 के नतीजे जारी करने जिस पर बाजार पैनी नजर है। भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल का असर जियोपॉलिटिकल वाइल इम्पैक्ट अमेरिका और ईरान युद्ध का साया अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव जिसमें अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किया और के कारण वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और रुपया और कच्चा तेल मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है और जैसे भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.52 के स्तर पर फिसल गया है। कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा गवर्नमेंट पॉलिसी अपडेट सीमा शुल्क में छूट या घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़े कुछ घटकों या कंपोनेंट पर मूल्य सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी को मार्च 2019 के तहत माफ कर दिया है और भारत बना निवेश का ब्रैकेट अनडेप्टेड रिपोर्ट एफडीआई में उछाल संयुक्त राष्ट्र की अनडेप्टेड 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर पहुंच गया। साल 2025 में भारत का एफडीआई प्रभाव लगभग 44% बढ़कर 38.89 अरब डॉलर है और कॉर्पोरेट और अन्य व्यापारिक सुर्खियां सोना और चांदी भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की चांदी कीमतें में स्थिर लगभग बनी हुई है और एथिलोन या E25 नीति वाहन चालकों उद्योग जगत के विरोध के बाद सरकार पेट्रोल या 25% एथेनॉल मिश्रण E25 का समय सीमा को आगे बढ़ाने का विचार कर रही है। कि द हिंदू से पॉलिटिक्स लिया गया दोस्तों पॉलिटिकल गवर्नेंस लिया गया प्रत्येक जनगणना और जातिगत गणना का मुद्दा सेंसस कास्ट काउंटिंग की संपादकीय ओपनिंग है कि चेक बॉक्स कास्ट ऑन द काउंटिंग ऑफ केस सेंसस 2027 में प्रकाशित कि आगामी जनगणना 2027 में जातिगत डेटा को शामिल करने और राजनीतिक व संबंधित निरर्थाओं पर चर्चा की गई। मत यह मुद्दा भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी और आरक्षण नीतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र राज्य संबंध प्रशासनिक जवाबदेही केरल के वायनाड या टनल रोड प्रोजेक्ट हादसे को लेकर राज्य सरकार और नौकरशाही की भूमिका पर सवाल उठाए। लेटर टू एडिटर लेटर सेंसेक्स में राजनीतिक नौकरशाही पॉलिटिको या ब्यूरोक्रेटिक द्वारा जिम्मेदारी बचने की प्रवृत्ति की आलोचना की गई है। शासन व्यवस्था गवर्नेंस जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत से जुड़ा मामला है। सरकारी क्षेत्र का विकास कोऑपरेटिव सेक्टर की संपादकीय है कि भारत में सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर पर विशेष या ग्रैंड एम्बिशन आया है। इसमें बताया गया कि भारत का सहकारी मॉडल कैसे कार्य करता है और जमीनी विकास को मजबूत कर सकता है और संवैधानिक जुड़ा सहकारिता मंत्रालय द्वारा कामकाज और 97 संविधान संशोधन राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक संबंध डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का योगदान कि डेली पीआईबी लिया गया दोस्तों कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का योगदान दिया गया कि वर्ष 1947 में कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल संविधान सभा
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुने गए थे और शहरी बुनियादी ढांचा आपदा प्रबंधन गवर्नमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई मानसून को लेकर फैलिंग बिहाइंड संपादकीय प्रकाशित हुआ है। और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मुकाबले बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड न होना शासन की बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। और गृह मंत्रालय की समीक्षा भारी बारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। 9 जुलाई को पीआईबी का मुख्य बातें कि प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के दौरा बिजनेस को लीडरशिप से संबोधित है कि समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बेनीज़ के मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत सीईओ फोरम इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संबोधित किया है। मुख्य बातें कि प्रधानमंत्री भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और डिजिटल परिवर्तन और नवाचार इनोवेशन पर जोर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स और एआई फिनटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसरों को आमंत्रित किया है। ब्रिक्स की महिला मंत्री की बैठक मेजबानी और स्थान भारत की ब्रिक्स और अध्यक्षता के तहत 8 से 9 जुलाई 2026 में केरल की कोचिंग में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। और यह बैठक तो लचीलापन या नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण और विषय पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और वित्तीय समावेशी पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। उपराष्ट्रीय और श्री सीपी राधाकृष्णन ओडिशा दौरा मुख्य कार्यक्रम उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा डीप फिशिंग मिशन के दस्तावेज का शुभारंभ करेंगे। खुले समुद्र में मत्स्य पलायन के सतत दोहन के लिए प्राधिकरण या पत्र LOA के जारी रखेंगे। और दीक्षांत समारोह के ये खुदरा स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान नैसर ने 15वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री का युवाओं के लिए संदेश सुसंस्कृत दुभाषित PM मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप्स और सुभाषित साझा किया। और अनिवेद शिल्यो मूल्य मनियुद्धो पर सुखम अनिवृद्धो सततम सर्वोदोपयोतक ये संस्कृत वर्ड है दोस्तों कि वहाँ पर ना दोस्तों थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम होते हैं कि संस्कृत के कि इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों दृढ़ विश्वास से सतत विश्वास से सकारात्मक सोच ही इसे पता कि असली कुंज है। कि इसमें बोला गया कि दृढ़ विश्वास और सतत सकारात्मक सोच यही दोस्तों सफलता का मूल कुंजी है, इसको याद रखना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।